हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रेफ़ाइट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके यूज़ेज़ को स्टडी करेंगे। ठीक है? इससे पहले मैं आपको एलोट्रॉपी, कार्बन के एलोट्रॉपिक फ़ॉर्म और इसके अलावा किस तरीके से हम ग्रेफ़ाइट को और डायमंड को आर्टिफ़िशियली तैयार कर सकते हैं, उस प्रोसेस को मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है? तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें वो कह रहा है कि ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ग्रीजी टू टच होता है। मतलब ये आपको जो है, जब आप इसको टच करोगे आपको स्लिपरीनेस जो है फील होगी। दूसरे पॉइंट में वो कह रहा है कि इसका कलर क्या होता है, ग्रेइश ब्लैक होता है और ये मेटालिक लस्टर रखता है, बिल्कुल मेटल्स की तरह की इसके अंदर चमक होती है। कहता है ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का क्यों अच्छा कंडक्टर होता है? क्योंकि ये इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। ठीक है? और पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते हैं, जैसा पाई बांड के बारे में आप जानते होंगे कि ये बड़ी आसानी टूट जाता है। इस तरह पाई इलेक्ट्रॉन जो है बड़ी आसानी से रेजोनेट करते हैं। ठीक है? इनकी मोबिलिटी की वजह से जो है हमारा जो है ग्रेफाइट अच्छा जो है कंडक्टर बन जाता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। फिर मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये डेंसिटी जो है इसकी कितनी होती है, 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और पाँचवें पॉइंट में जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखें, जो ग्रेफाइट होता है ये हाई प्रेशर और 2000 डिग्री सी तक ये स्टेबल होता है, इनर्ट होता है, बिला वजह रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है? इनर्ट होगा, स्टेबल होगा किस टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर 2000 डिग्री सी पर और हाई प्रेशर पर। मगर ये डायमंड के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आई थिंक आपको ये 6 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो चुकी होंगी, जिसे मैंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ग्रीजी टू टच होता है, मतलब स्लिपरीनेस आपको फील होगी इसको टच करने के बाद। इसका कलर क्या होगा, ग्रे ब्लैक, और ये मेटल्स की तरह की लस्टर रखता है, चमक रखता है। ठीक है? अच्छा कंडक्टर है ग्रेफाइट हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का क्यों अच्छा कंडक्टर है? क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है और ये पाई इलेक्ट्रॉन रखता है। पाई इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से ये अच्छा कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये 2000 डिग्री सी तक, हाई प्रेशर तक जो है ये इनर्ट होता है और स्टेबल होता है, मगर डायमंड के मुकाबले में ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये थी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब हम आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ, कि जब ग्रेफाइट फ्लोरीन के साथ मिलता है हाई टेम्परेचर पर तो हमें एक कम्प्लेक्स सा कंपाउंड हासिल होता है, जो कि ग्रेफाइट के फ्लोराइड्स हो सकते हैं। ठीक है? तो पहला रिएक्शन तो आपको बिल्कुल क्लियर है, इसमें इक्वेशन को ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने प्रोडक्ट की तरफ देखना है कि प्रोडक्ट क्या बन रही है। ठीक है? किस किस्म का कंपाउंड बन रहा है आपका। ठीक है? तो सिंपली ग्रेफाइट फ्लोरीन के साथ मिल जाएगा। ठीक है? ये था हमारा पहला रिएक्शन, और ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा। दूसरे नंबर पे जो है वो ये कह रहा है कि ग्रेफाइट जो है ग्रेफाइट पर जो है हमारी पोटाशियम एड्जॉर्ब हो जाती है और हमें क्या हासिल होता है, KC8 हासिल होता है। ठीक है? मतलब पोटाशियम के ग्रेफाइट वाले कंपाउंड्स हमें हासिल होंगे। तो दूसरे पॉइंट में क्या था, मैंने कहा कि जो पोटाशियम जब ग्रेफाइट के साथ मिलती है तो पोटाशियम ग्रेफाइट पर जाकर एड्जॉर्ब हो जाती है और हमें क्या हासिल होता है, KC8 हासिल होता है। एक हमें मज़ीद एक कंपाउंड हासिल हुआ। एड्जॉर्ब के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ किसी लेक्चर में, जिसमें मैंने एड्जॉर्प्शन के कंसेप्ट दिए थे। ठीक है? एड्जॉर्ब मतलब स्टिक कर जाता है। ठीक है? जाके उस पर स्टिक कर जाएगा। फिर हम आते हैं आगे, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रेफाइट, मतलब ग्रेफाइट के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी होते हैं। ठीक है? इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। ठीक है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो ग्रेफाइट के साथ रिएक्शन करते हैं। ये हमारे पास ग्रेफाइट है, इसका हम रिएक्शन करवाने हैं नाइट्रिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। हमारे पास कुछ इस तरह कंपाउंड हासिल हो रहा है जिसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रेफाइट एसिड का नाम देते हैं। ठीक है? ये इक्वेशन आपको बैलेंस होती नज़र नहीं आ रही होगी।
ठीक है। तो जब हमारे रिएक्शन थोड़े से कम्प्लेक्स होना शुरू हो जाते हैं तो हमारी बुक में अक्सर जो है ये काम किया जाता है कि मेन प्रोडक्ट का नाम बता दिया जाता है कि मेन प्रोडक्ट क्या बन रही है। बीच की जो है इंटरमीडिएट जो रिएक्शंस होते हैं, जो मिडल रिएक्शंस होते हैं, वो आपको नहीं बताए जाते। ठीक है। तो आपने भी जो है अपने कोर्स की हद तक ही याद रखना है कि हमें ये चीज़, ये प्रोडक्ट हासिल होगी नाइट्रिक एसिड के, जब नाइट्रिक एसिड ग्रेफाइट के साथ मिलेगा। इसी तरीके से हम आते हैं आगे। ठीक है। ग्रेफाइट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलेगा तो हमें साल्ट लाइक कंपाउंड हासिल होगा, जिसमें एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। असल में क्या होता है, हमें लेयर्स हासिल होती हैं जो कि असल में क्या हो रही होती हैं, दूसरे के साथ सेपरेट हो रही होती हैं, वो आगे कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, साल्ट लाइक कंपाउंड में। इसमें आपने एक बात याद रखनी है, ये जो प्रोडक्ट है, हमें प्रोडक्ट हासिल हो रही है, ये साल्ट लाइक कंपाउंड हासिल हो रहा है, ये ग्रेफाइट एसिड जिसको नाम दे रहा है, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स की जो कंपोजिशन है ये किस पे डिपेंड करती है, ये एसिड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है। प्रोडक्ट की कंपोजिशन एसिड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। दूसरा, ऑक्सीडेशन की शिद्दत पर, उसकी एक्सटेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है। और यहाँ पे जो एक पॉइंट जो मैंने लिखना मिस कर दिया कि हम ग्रेफाइट को रीजनरेट भी कर सकते हैं। ये जो हमारे पास साल्ट लाइक कंपाउंड हासिल हुए हैं ग्रेफाइट के, ठीक है, इसको आप पानी के साथ मिलाएं, पानी के साथ मिलाकर हम ग्रेफाइट को रीजनरेट भी कर सकते हैं, मतलब दोबारा यह कार्बन हम हासिल कर सकते हैं। फिर है इसका चौथा रिएक्शन, इसमें आयरन के क्लोराइड्स ग्रेफाइट के साथ मिलते हैं और ग्रेफाइट फेरिक क्लोराइड बना देते हैं। आपको एक कम्प्लेक्स सा कंपाउंड बनता नज़र आ रहा है। ठीक है। तो इन दोनों के मिलने से, ग्रेफाइट और आयरन के क्लोराइड के मिलने से हुआ क्या है, वो कहता है कि जी आयरन की मैग्नेटिक वैल्यू चेंज नहीं होती, आयरन की मैग्नेटिक वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। अगर आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हुई तो इसका मतलब क्या होता है, ये इस चीज़ की निशानदेही है कि कार्बन और आयरन के बीच में बॉन्ड बना ही नहीं है, कार्बन आयरन के बीच में बॉन्ड बना ही नहीं है। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि ग्रेफाइट जब आयरन क्लोराइड के साथ मिल रहा है तो इस किस्म का एक कंपाउंड बना रहा है। ठीक है। दूसरी बात मैंने कहा, जब ग्रेफाइट आयरन के साथ मिलेगा तो उसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, मतलब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि आयरन और कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं बना। ठीक है। फिर हम आते हैं कि ग्रेफाइट जब ब्रोमीन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, ग्रेफाइट ब्रोमाइड बनाता है। यहाँ पर भी हमें लेयर हासिल होती हैं। इन लेयर्स की जो स्पेसिंग होती है, के दरमियान जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है, 3.4 से लेकर 7.05 आंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है। आंगस्ट्रॉम के बारे में मैं बताता चलूँ, ये असल में लेंथ का एक छोटा सा यूनिट है, जिसमें आपको ये याद रखना चाहिए कि 1 आंगस्ट्रॉम जो होता है 10 की ताकत -10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। तो ये था ब्रोमीन के बारे में कि जब ब्रोमीन ग्रेफाइट के साथ मिलेगी तो ग्रेफाइट ब्रोमाइड बनाएगी। यहाँ पर भी लेयर्स बनेंगी और इन लेयर्स के दरमियान जो स्पेसिंग होगी वो कितनी होगी, 3.4 से लेकर 7.05 आंगस्ट्रॉम। फिर हम एंड में आते हैं ग्रेफाइट ऑक्साइड की तरफ। ग्रेफाइट ऑक्साइड की कंपोजिशन का एम्पिरिकल फार्मूला आपको बता रहा है CX और HY। इसमें आपने एक बात याद रखनी है, जितने कार्बन होंगे उतने हाइड्रोजन होंगे। ग्रेफाइट के जितने कार्बन उतने ही हमें हाइड्रोजन हासिल हो रहे होंगे। ये ग्रेफाइट ऑक्साइड असल में क्या है, ये असल में मिक्सचर है किसका, ग्रेफाइट का, एसिड्स का, जिसमें नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड आ जाते हैं, प्लस पोटाशियम क्लोरेट का। जब हम इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है, मैलेटिक एसिड हासिल होता है, जिसका फार्मूला उसने आपको दिखा दिया है C6 और COOH। ये अक्सर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इसके बाहर क्या है, पैरेंथेसिस के बाहर क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। ठीक है। तो मैंने कहा ग्रेफाइट ऑक्साइड की कंपोजिशन ये होती है, जो कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, समझे, एक किस्म का। ठीक है। जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन। फिर जो है ग्रेफाइट, असल में जो है ग्रेफाइट ऑक्साइड असल में किसका मिक्सचर है, ये मिक्सचर है पोटाशियम क्लोरेट का, एसिड्स का, ग्रेफाइट का। जब ये मिक्सचर जो है ऑक्सीडाइज होता है, ग्रेफाइट ऑक्सीडाइज होता है, जब इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो हमें क्या हासिल होता है, मैलेटिक एसिड हासिल होता है। तो ये थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है। प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा गौर करना है और इसको समझने की आपने कोशिश करनी है। अब हम आते हैं इसके यूजेस की तरफ। ग्रेफाइट के यूजेस क्या हैं।
ग्रेफाइट के यूज़ में वो कह रहा है कि ये लेड पेंसिल बनाने के काम आता है। ठीक है, लेड पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है प्लस फाइन क्ले होती है। फाइन क्ले आप ऐसे समझे कि चिकनी मिट्टी, गारा, ठीक है, गारा टाइप मटेरियल जो होता है। ये क्ले क्या काम करती है, ये पेंसिल में हार्डनेस पैदा करती है। ठीक है, तो पता लगा कि पहला यूज़ क्या है, इससे हम लेड पेंसिल बना सकते हैं। दूसरा, ये लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है इन हॉट पार्ट्स ऑफ द मशीन। मशीन के वो हिस्से जहाँ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ये एज अ लुब्रिकेंट इस्तेमाल होता है। तीसरा, मैंने आपको शायद पिछले भी कुछ लेक्चर्स में इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस पढ़ाए होंगे। ठीक है, तो उन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो भी ग्रेफाइट के बने हो सकते हैं। फिर हमारे पास आता है क्रूसिबल। क्रूसिबल असल में ये केमिस्ट्री की लैब्स में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे हमने किसी सैंपल का एनालिसिस करना हो। मिसाल के तो मैं सीमेंट का एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, मैं उसको क्रूसिबल में रख दूँगा। ये वाइट कलर का होता है। ठीक है, इसी क्रूसिबल को आपने ओवन के अंदर रख देना है। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, ओवन की हीट को बर्दाश्त कर पाएगा, ओवन की हीट को बर्दाश्त कर पाएगा। तो क्रूसिबल असल में केमिस्ट्री लैब में इस्तेमाल होने वाला एक अपरेटस है, जिसमें सैंपल रख कर उसको जो है हम ओवन में रख देते हैं। ठीक है, और ये जो है ओवन की जो है हाई हीट को जो है बर्दाश्त कर पाता है, हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाता है। ठीक है, तो ये क्रूसिबल बनाने में काम आता है। और इसके अलावा एंड में वो आपको बता रहा है कि एक्वा डैग क्या होता है। एक्वा डैग असल में क्या है, ये मिक्सचर है। ये कैसे हासिल होता है असल में एक्वा डैग, असल में कोलाइडल सोल्यूशन है ग्रेफाइट का पानी में, और इसमें से कुछ क्या डाल देना है आपने, टैनिक एसिड। तो मकसद क्या है आपको बताने का, तो मकसद यही है कि आपने यहाँ पर ग्रेफाइट को थोड़े से पानी में मिलाना है, ग्रेफाइट को थोड़े से पानी में मिलाना है। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा टैनिक एसिड डालना है और एक कोलाइडल सॉल्यूशन हासिल होगा, जिसे हम कहते हैं एक्वा डैग। और यही जो है लुब्रिकेंट कहलाता है, यही लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पिछले किसी लेक्चर में। कोलाइडल सॉल्यूशन देखने में होमोजीनियस होता है, एक्चुअली ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। तो आपने इसके 4 यूजेस देख लिए कि लेड पेंसिल में इस्तेमाल होता है, लुब्रिकेंट्स बनाने में इस्तेमाल होता है, इससे इलेक्ट्रोड के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे हम क्रूसिबल बना सकते हैं। ठीक है, जो कि हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेता है केमिस्ट्री लैब में, ओवन के अंदर। ठीक है, फिर मैंने आपको एक्वा डैग की डेफिनेशन पढ़ा दी। तो इस पूरे आज के लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 2 था हमारा, इसमें हमने ग्रेफाइट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, ग्रेफाइट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया और इसके यूजेस को स्टडी किया। तो अभी भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।